Hello everyone and welcome to EduTap. So guys, we are back with another session for your UPSC CSET comprehension practice and अब तक इस सीरीज में हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए फ्रॉम 2015 टू 2023। फिर उसके बाद हमने रैंडम प्रैक्टिस पैसेजेस करना शुरू कर दिए थे और इसमें भी अब ये 9th पार्ट है। और आपके एग्जाम डे तक हम आपको ऐसे ही सेशंस लेके आते रहेंगे और आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करते रहेंगे। बट अगर आप इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो सब कुछ बताती है आपको अपने एग्जाम सीसेट एग्जाम के बारे में, रेंजिंग फ्रॉम सिलेबस टू स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश इज गिवन टू यू इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। और ये गाइड बुक आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जीरो कॉस्ट पे ये बुक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। गो डाउनलोड दिस बुक एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। तो ज़रूर इसको यूज़ कीजिए अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको बेसिक सब कुछ मिलेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलो गाइज, तो सबसे पहले तो अपने पिछले बार का होमवर्क पैसेज करते हैं। तो इसमें हमें दो अजम्पशंस दी हुई थी और हमें बताना था कि इनमें से कौन सी अजम्पशन ठीक है, कौन सी अजम्पशन गलत है। तो पहला हम पैसेज पढ़ते हैं। साइंटिस्ट स्टडीड द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड। वर्नल विंडो मतलब जिसमें जो एक ब्लीक से छोटा सा एक विंडो होता है जिसको वर्नल विंडो बोलते हैं, मतलब गर्मियों से सर्दियों का, सर्दियों से गर्मियों जब चेंज होता है। तो साइंटिस्ट स्टडी द वर्नल विंडो ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम विंटर टू द ग्रोइंग सीजन, कि सर्दियों के बाद जब ग्रोइंग सीजन आता है, इसके बीच में जो वर्नल विंडो होता है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट ने स्टडी किया। दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स, कि जो गर्मी जो थोड़ी गर्म है विंटर्स, मतलब ज़्यादा ठंड नहीं है, दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो resulted in a longer lag time between spring events and a more protracted vernal window। कि अगर ठंड ज़्यादा नहीं पड़ती, मतलब वार्मर विंटर्स रहते हैं और कम स्नो पड़ती है, तो जो ट्रांजिशन पीरियड है उनके बीच में वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। और स्प्रिंग इवेंट्स के बीच में बहुत लैग आ जाता है, मतलब बारिश बहुत देर से आती है। और एक बहुत प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो, मतलब बहुत टाइम बीच में खाली टाइम ऐसा बच जाता है जिसमें ना ठंड है, ना गर्मी है, ना बारिश है। दिस चेंज इन द स्प्रिंग टाइम टेबल हैज़ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्रीकल्चर। उसने क्या कहा है कि ये जो चेंज है ना टाइम टेबल में, इससे इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज पड़ते हैं एग्रीकल्चर पे, फिशरीज पे और टूरिज्म पे भी। एज द आइस मेल्ट्स अर्लियर, क्योंकि जल्दी से आइस जल्दी मेल्ट कर जाती है। द बर्ड्स डोंट रिटर्न, पक्षी वापस लौट के नहीं आते जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम। और इससे क्या होता है, स्प्रिंग टाइम जो होता है वो लंबा हो जाता है, डिले हो जाता है, और स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स क्या हो जाते हैं, बहुत ही लंबे हो जाते हैं। तो उसने क्या असम्पशन दी थी, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, कि स्प्रिंग जल्दी आ जाती है और लंबे ड्यूरेशन तक रहती है। देखो गाइस, स्प्रिंग जल्दी लंबे ड्यूरेशन तक रहती है ये सही बात है, लेकिन जल्दी आ जाती है ये गलत था, कि ग्लोबल वार्मिंग से स्प्रिंग जल्दी आ रहा है। नहीं, उसने क्या बोला, दे फाउंड दैट वार्मर विंटर्स विद लेस स्नो रिजल्टेड इन लॉन्गर लैग टाइम बिटवीन स्प्रिंग इवेंट्स एंड अ मोर प्रोट्रैक्टेड वर्नल विंडो। ठीक है। जब आइस में अर्लियर द बर्ड्स डोंट रिटर्न कॉजिंग अ डिले और लेंथनिंग इन स्प्रिंग टाइम इकोलॉजिकल इवेंट्स। तो स्प्रिंग जल्दी नहीं आती, लंबे टाइम तक रहते हैं ये सच है, लेकिन स्प्रिंग जल्दी नहीं आती। तो दिस वॉज रॉन्ग। सेकेंड वॉज अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशंस, के जल्दी स्प्रिंग आना और लंबे समय तक स्प्रिंग रहना ये कहीं पे मेंशन नहीं है। उसने यहाँ पे विंटर्स की बात की है, क्योंकि जल्दी बर्फ़ पिघल जाती है, इसलिए पक्षी जल्दी लौट के नहीं आते, और नहीं आते तो उनके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अर्ली स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग जल्दी आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन डी वॉज द करेक्ट आंसर। नीदर ऑफ असम्पशन 1 नॉर असम्पशन 2, बोथ ऑफ देम वर नॉट करेक्ट। तो ये तो था आपका होमवर्क पैसेज। अब कुछ अपने प्रैक्टिस पैसेजेस को देखते हैं। आज कुछ हमने नए प्रैक्टिस पैसेजेस करने हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। तो पहला है, हमें इसमें इन्फ्रेंस ढूंढना है। तो इन्फ्रेंस क्या होता है, इज अ लॉजिकल की पॉइंट दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द पैसेज। एक की पॉइंट जो पैसेज में गिवन है, तो वो पैसेज पढ़ते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली अ फिफ्थ ऑफ वर्ल्ड्स चाइल्ड डेथ्स, कि इंडिया में 5 में से एक बच्चा इंडिया में डेथ होती है उसकी, मतलब 1/5 जो है डेथ रेट्स हैं चाइल्ड की, वो इंडिया में है। इन टर्म्स ऑफ नंबर इट इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडिया में अगर नंबर्स की बात करें तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स हैं। नियरली 16 लाख चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर इन इंडिया। 16 लाख बच्चे हर साल मरते हैं इंडिया में। ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। और इनमें से लगभग 8 लाख से ज़्यादा, 9 लाख से लगभग 10 लाख बच्चे, ठीक है, पहले एक महीने में
पैदा होने के 1 महीने में ही गुजर जाते हैं. ऑफ दीज मोर देन हाफ डाई इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ. Officials believe that the reason for this is the absence of steps to propagate. This is due to the absence of steps to propagate basic health practices relating to breastfeeding and immunization. कि ज़्यादातर इसके रीजंस क्या पाए गए हैं कि लोगों को मतलब माओं को नहीं पता कि हेल्थ प्रैक्टिसेस सही हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या हैं, जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन की कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं ये. As the also the large reproductive population of 2.6 crore remains bereft of care during the critical phases of pregnancy. के 2.5 करोड़ औरतें ऐसी रह जाती हैं हमारे पास हर साल. The large reproductive population of 2.6 crore remains bereft, जिनको critical phases of pregnancy के दौरान medical help, medical services नहीं मिलती और post delivery भी नहीं मिलती. Added to this is the prevalence of child marriages. इसके साथ साथ और क्या कारण है? छोटी उम्र में शादी हो जाना, अनीमिया, कमज़ोर शरीर होना अमंग विमेन, एंड लैक ऑफ फोकस ऑन अडोलेसेंट सैनिटेशन. और जब वो अडोलेसेंट एज में है तो उनकी सैनिटेशन पे ध्यान ना देना. ये सारी रीजंस हैं ऑफ द मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ऑल ऑफ विच इम्पैक्ट द चाइल्ड डेथ रेट्स इन द कंट्री. तो उसने क्या इन्फ्रेंस निकाला गया? अ लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट एंड हेंस डू नॉट रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस. ये इन्फ्रेंस है कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनको हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं पता. इंडिया हैज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन एंड द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. के इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकती, मैनेज नहीं कर सकती. थर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन अफेक्टिवली एड्रेस द प्रॉब्लम. क्या यूनिवर्सलाइजेशन और इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ अगर हम करें और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज को करें तो इससे प्रॉब्लम अफेक्ट हो सकती है. एंड द न्यूट्रिशन ऑफ वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज डज नॉट अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. इट डज अफेक्ट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, तो अब यहाँ पे डी तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी तो स्टेटमेंट था. गवर्नमेंट की कहीं बात नहीं आ रही थी इसमें कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही, तो बी भी एलिमिनेट हो गया. तो अपने पास ए और सी बचते हैं कि अ लॉट ऑफ इंडियंस आर इलिटरेट and hence do not recognize the value of basic health practices. Yeah, universalization and integration of maternal health and child health services can effectively address the problem. कि अगर हम सभी माँ और बच्चे की दोनों की सर्विसेज को इकट्ठा जोड़ दें, इंटीग्रेट कर दें और यूनिवर्सलाइज कर दें, मतलब ग्लोबल लेवल की उसको वो दे दें, तो ये प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकती है. ठीक है. Absence of steps to propagate basic health practices. Absence of steps to propagate basic health practices, लेकिन ये दिया हुआ उसने ये रीजंस है और उनको केयर नहीं मिलती है. तो बेसिक रीज़न इट्स नॉट अबाउट कि हम अनपढ़ होने की वजह से, इसके प्रॉब्लम क्या है कि हमें अवेलेबल नहीं मिलती हैं वो चीज़ें. सो आई थिंक द राइट इन्फ्रेंसेस जो वो कहना चाह रहे हैं, मतलब दिस इज़ द हिडन वर्ड, यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कैन इफेक्टिवली एड्रेस दिस प्रॉब्लम. अगर हम उसको उस पर पॉलिसी बनाएं, उसको इंटीग्रेट करें और उसको यूनिवर्सलाइज कर दें तो दिस कैन बी सॉर्टेड. तो ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर. सेकंड पैसेज पे चलते हैं. हमें एक समरी बतानी है कि हमें सम अप क्या करता है पूरे पैसेज को. तो पढ़ते हैं. बाय 2050 द अर्थ्स पॉपुलेशन विल लाइकली हैव स्वेल्ड फ्रॉम 7 to 9 बिलियन पीपल. के 2050 तक धरती की जो पॉपुलेशन है वो 7 से 9 बिलियन हो चुकी होगी. टू फिल ऑल दो स्टमक्स वाइल अकाउंटिंग फॉर शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, क्लाइमेट चेंज और फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरेबल लैंड और पोर्टेबल वाटर को ध्यान रखते हुए अब क्या कहा जा सकता है. सम एक्सपर्ट्स से फूड प्रोडक्शन विल हैव टू डबल, कि खाने की जो प्रोडक्शन है उसको डबल करना पड़ेगा हमें 2050 तक. नाउ हाउ कैन वी मेक द नंबर्स ऐड अप. अब ये कैसे हो पाएगा. एक्सपर्ट्स से हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़, तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं कि हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ जो हैं एंड मोर एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स विल बी क्रूशियल. तो हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ और एफिशिएंट फार्मिंग मेथड्स हमें लाने पड़ेंगे. सो विल वेस्ट रिडक्शन, और वेस्ट रिडक्शन भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. एक्सपर्ट्स अर्ज सिटीज़ टू रिक्लेम न्यूट्रिएंट्स, के सिटीज़ जो हैं, शहर जो हैं, मतलब जो डेवलप्ड एरियाज हैं वो क्या करें, अपने न्यूट्रिएंट्स को रिक्लेम करें. एंड वाटर, पानी और न्यूट्रिएंट्स को रिक्लेम करें, मतलब रिसाइकिल करें फ्रॉम वाटर स्ट्रीम्स एंड प्रिजर्व फार्मलैंड को बचाएं और वाटर को रिसाइकिल करें. पुअर कंट्रीज दे से कैन इम्प्रूव क्रॉप स्टोरेज, और गरीब कंट्रीज़ क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि दे कैन इम्प्रूव क्रॉप स्टोरेज अच्छी करें, पैकेजिंग अच्छी करें. एंड रिच नेशंस कुड कट बैक ऑन रिसोर्स इंटेंसिव फूड्स लाइक मीट. और अमीर देश क्या कर सकते हैं कि फूड बेस्ड डाइट जो होते हैं उसको कम करें. तभी आप ये
अचीव कर पाओगे, नहीं तो लोग भूखे मर जाएंगे, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। तो उसने ऑप्शन क्या दिए थे गाइस, वो देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, क्या ये समरी है पैसेज की? नो। फूड सिक्योरिटी इज ए पेरिनियल प्रॉब्लम ओनली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एक्सट्रीम ऑप्शन जो होते हैं इनको एलिमिनेट कर देते हैं हम, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। द वर्ल्ड डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू मीट द इम्पेंडिंग फूड स्कैरसिटी, या फूड सिक्योरिटी इज इंक्रीजिंगली अ कलेक्टिव चैलेंज। यस, तो कलेक्टिव चैलेंज है हम सबके लिए, डेवलप्ड सभी को ये चैलेंज फेस करना पड़ेगा और सभी को कलेक्टिवली काम भी करना पड़ेगा उसमें। वही उसने पैसेज में कहा भी है कि जो सिटीज़ हैं उनको अपना पानी रिक्लेम करना चाहिए, न्यूट्रिएंट रिक्लेम करना चाहिए, फार्मलैंड को प्रिजर्व करना चाहिए, गरीब देशों को स्टोरेज और पैकेजिंग पे ध्यान देना चाहिए और अमीर देशों को अपनी कंजम्पशन पे ध्यान देना चाहिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट एंड दैट इज द राइट समरी। सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एक ना स्टोरी सा है कि PYQ ही है ये भी, बट ये स्टोरी सी दी थी उसने पैसेज की, तो ये अब देखते हैं गाइज। तो पढ़ते हैं, कहानी है कुछ। तो क्या था कहानी में, 7-year-old जिम केम होम फ्रॉम द पार्क विदाउट हिज न्यू बाइसिकल, कि 7 साल का एक लड़का जिम जो अपने पार्क से अपनी नई साइकिल के बिना वापस आता है। तो 7-year-old जिम केम होम फ्रॉम द पार्क विदाउट हिज न्यू बाइसिकल, एन ओल्ड मैन एंड अ लिटिल बॉय बोरोड इट, ही एक्सप्लेन्ड। उसने क्या एक्सप्लेन किया कि एक आदमी ने और एक छोटे लड़के ने बोरो कर ली मुझसे वो। दे आर गोइंग टू ब्रिंग इट बैक एट 4 o'clock, और वो 4 बजे लेके आएंगे उसको वापस। हिज पेरेंट्स वर अपसेट दैट ही हैड गिवन हिज एक्सपेंसिव न्यू बाइसिकल बट वर सीक्रेटली प्राउड ऑफ हिज काइंडनेस एंड फेथ, कि वैसे तो वो बड़े गुस्से में थे कि भाई अब नई साइकिल उसने दे दी, लेकिन मन खुश भी हो रहे थे यार कितना दयालु बच्चा है और कितना विश्वास है इसको इंसानियत पे। केम 4 o'clock, नो बाइसिकल, और 4 बजे कोई बाइसिकल नहीं आई। द पेरेंट्स वर एंक्शस, पेरेंट्स जो थे वो एंक्शस हो रहे थे। बट एट 4:30 द डोर बेल रैंग, बट 4:30 बजे घंटी बजी। देयर स्टूड अ हैप्पी मैन एंड अ बॉय विद द बाइसिकल, और बाहर एक आदमी और एक लड़का साइकिल लिए खड़े थे, एंड अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट भी थी साथ में। जिम सडनली डिसअपियर्ड इनटू हिज बेडरूम, जिम अपने कमरे में गया, एंड देन केम रनिंग आउट, और दौड़ता हुआ वापस आया और उसने कहा ऑल राइट, ही सेड आफ्टर एग्जामिनिंग द बाइसिकल, यू कैन हैव योर वॉच बैक। और क्या कहा उसने कि लो अब आप अपनी घड़ी वापस ले सकते हैं। मतलब उसने वैसे नहीं दी थी साइकिल, उसने बाकायदा घड़ी ली थी कि भाई जब आप साइकिल वापस दोगे तो आपको घड़ी मिलेगी। तो उसने मतलब ऐसा अंधा भरोसा नहीं किया, उसने कुछ सेंस पे आके भरोसा किया था। तो अब क्वेश्चन क्या है, व्हेन जिम केम होम विदाउट हिज बाइसिकल हिज पेरेंट्स वर एंग्री विद हिम, वर वरीड, डिड नॉट फील कंसर्न्ड, या वर ईगर टू मीट द ओल्ड मैन एंड द लिटिल बॉय। सो दे वर नॉट एंग्री विद हिम, ऐसा भी नहीं कि दे डिड नॉट फील कंसर्न्ड, बट दे वर ईगर टू मीट द ओल्ड मैन एंड द लिटिल बॉय। दे वर वरीड कि कहीं वो उसकी साइकिल चोरी ना हो गई हो या उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तो दैट वाज बिकॉज ना द पेरेंट्स वर एंक्शस, ठीक है, तो वो बड़ी चिंता में थे। तो हिज पेरेंट्स वर अपसेट थे मतलब, लेकिन वो मन प्राउड भी थे उस पर, तो दे वर वरीड about this. Second question, Jim returned the watch to the old man and the little boy because they gave him chocolates. His father was proud of him. He was satisfied with the condition of his bicycle. Yeah, they were only 30 minutes late. He gave back the old man the watch because he was satisfied with the condition of the bicycle. कि अपने साइकिल की कंडीशन से वो खुश था। तो गाइस अगर आपको सही लगा हमारा तरीका पढ़ाने का, पैसेजेस का, और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आती है, यू कैन जॉइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है ऑन डे 1। कॉन्सेप्ट रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद PDFs विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फिर साथ में आपको प्रैक्टिस सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। वीकली लाइव डाउट सेशंस भी होते हैं और आपके लाइव रिविजन क्लासेस भी कंडक्ट होते हैं जो अभी चल रहे हैं, जिसमें हम आपको लाइव पढ़ाते हैं इस कोर्स में। सो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो गो चेक आउट द कोर्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that was it for today guys. I'll see you again tomorrow with more such sessions. ठीक है, तो कल और सेशंस प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे, मेहनत करेंगे कि कैसे और हम पैसेज को सॉल्व करते हैं, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा अपने एग्जाम के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। हैविंग सेड दैट, I'll take your leave for today. Stay safe, stay healthy, keep on working hard, and happy learning to all of you guys.